हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राज अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम नेट के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में हमारा ये पहला क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर के चौथे से पहले जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर में आए प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के सही क्रम की पहचान कीजिए। यहाँ फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी आ चुकी हैं अब तक? 5 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं। ठीक है, 5 पीढ़ी तक के कंप्यूटर यूज में लाए जा रहे हैं अब तक। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि चौथी जनरेशन तक, क्योंकि ऑप्शन में ये 4 दे रखे हैं, तो यहाँ पूछ रहा है सबसे पहली जनरेशन का कौन सा है, दूसरी का, तीसरी जनरेशन का, चौथी जनरेशन का। ठीक है, सबसे पहले हमें बताना है कि चौथी जनरेशन का कौन सा है। चौथी जनरेशन का कंप्यूटर है फ्रेंड्स कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर। चौथी जनरेशन का कौन सा है? चौथी जनरेशन का है माइक्रो प्रोसेसर। चौथी जनरेशन का कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर। फिर बताना है हमें तीसरी जनरेशन का। तीसरी जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर है? तीसरी जनरेशन का है इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सा है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और दूसरी जनरेशन का कौन सा है? दूसरी जनरेशन का है ट्रांजिस्टर। कौन सा है? ट्रांजिस्टर। और पहली जनरेशन का कौन सा है? पहली जनरेशन का है वैक्यूम ट्यूब। तो फ्रेंड्स, अब हम इनसे रिलेटेड और अलग इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी कंप्यूटर की पीढ़ियों के आधार पर, इनकी जनरेशन के आधार पर ही कंप्यूटर में ये जो चेंजेस होते हैं ना, जैसे और अच्छा प्रोसेस लाने के लिए, है ना, उनमें और अच्छी टेक्निक लाने के लिए इनकी पीढ़ी बना दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1946 में। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। उसके 1 साल पहले ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, 1946 से 59 तक, 59 तक। ठीक है, और किसने किया था? ये किया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। किसने? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। किसने? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। ठीक है, फिर उसके बाद किसका आविष्कार हुआ? ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1959 से। 1959 से कब? 65। किसमें? 65 में। क्लियर? ये आविष्कार किसने किया था? ये वैसे अगर एग्जिट डेट पूछी जाए ना, तो इसकी एग्जिट डेट एग्ज़ाम में बताएंगे, 1948 में बताते हैं। क्लियर? अगर एग्जिट डेट एग्ज़ाम में आती है तो। और किसने किया था? ये वैक्यूम ट्यूब का, उसका ट्रांजिस्टर का आविष्कार 3 लोगों ने मिलकर किया था फ्रेंड्स। किसने? 3 लोगों ने किया था। जॉन वॉर्डिन ने, वाल्टर वॉटमैन ने, और किसने? विलियम शोकले ने। जॉन वॉर्डिन ने, वाल्टर वॉटेन ने और विलियम शोकले ने। क्लियर? उसके बाद हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट का 1965 से 1971 तक, और माइक्रो प्रोसेसर का 1971 में। माइक्रो प्रोसेसर का 1971 में। क्लियर? यहाँ सभी ऑप्शन भी क्लियर है फ्रेंड्स। तो आजकल की पीढ़ी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ये शामिल हैं, दोनों टेक्निक शामिल हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन आधारभूत साक्षरता तथा सांख्य क्षमता संबंधी उच्च गुणवत्ता संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार है? इसमें फुल फॉर्म, इनकी फुल फॉर्म भी दे रखी है फ्रेंड्स। ये पूछा है इसमें कि साक्षरता तथा सांख्य क्षमता संबंधी उच्च गुणवत्ता संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार कौन सा है? ऑप्शन 1 डिजिटल ज्ञान साक्षर अवसंरचना। ऑप्शन 2 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS। ऑप्शन तीसरा है
राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन भंडार NROER। और लास्ट क्या है हमारा, लास्ट है राष्ट्रीय वृत्तिक शिक्षक मानदंड NPST। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या होगा, साक्षरता तथा सांख्य क्षमता, इनका उच्च गुणवत्ता संसाधनों का भंडार किस में है फ्रेंड्स, ये है दीक्षा ऐप। कौन सा, दीक्षा ऐप है फ्रेंड्स। कौन सा ऐप है, दीक्षा ऐप। इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये दीक्षा ऐप है। इसका बेसिक काम है इसका साक्षरता तथा सांख्य क्षमता। क्या, साक्षरता तथा सांख्य क्षमता के संसाधनों का भंडार करना, राष्ट्रीय भंडार करना। क्लियर। दीक्षा ऐप में ये किसने शुरुआत किया था, दीक्षा ऐप ये शुरू किया था NCERT ने और NCTE इसके प्रयास से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। NCERT और NCTE के प्रयास से भारत सरकार ने शुरू किया था। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। कब हुई थी इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2017। 5 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की थी भारत सरकार ने। किस लिए की थी, ये की थी कि घर बैठे मोबाइल से ही पढ़ाई कर सकें बच्चे। किसके लिए, घर बैठकर मोबाइल से पढ़ाई कर सकें बच्चे, उसके लिए कौन से ऐप की शुरुआत की थी, दीक्षा ऐप की। क्लियर। जो विद्यार्थी कोई भी हो, इसको बच्चे भी, उनके पेरेंट्स भी, ठीक है, और टीचर भी, कोई भी इसको डाउनलोड करके, इसको इंस्टॉल करके अपने घर से पढ़ाई कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट में वेब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयुक्त एकानिक रूप से साउंड फाइल फॉर्मेट होती है। A WMV, B WAV, C AVI, D MOV, E MP3। इसमें क्या पूछा है फ्रेंड्स, इसमें पूछा है वेब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयुक्त एकाएक रूप से साउंड फाइल फॉर्मेट, मतलब जिसमें सिर्फ आवाज़ की बात करी है, वीडियो की बात नहीं की इसमें। ठीक है, तो आप गाने जो डाउनलोड करते हैं किससे करते हैं, MP3 से। ये आपको कंफर्म है, किससे करते हैं, MP3 से। तो हम देखेंगे कि ई कौन से में है। पहला हमारा कट हो जाएगा, तीसरा कट हो जाएगा। अब हमें दूसरा और चौथा, इन दोनों में कन्फ्यूजन है। तो पहला तो हमारा किससे करते हैं, MP3 से, और किससे करते हैं, और करते हैं WAV। किससे करते हैं, WAV। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा सेकंड। MP3 का फुल फॉर्म क्या है, MP3 का फुल फॉर्म है MPEG ऑडियो लेयर 3। MP3 से आप डाउनलोड करते हैं अपने गानों को, लेकिन कभी सोचा है कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आप ये आज जान लीजिए कि इसकी फुल फॉर्म है MPEG ऑडियो लेयर 3। ठीक है, क्या है ये है एक कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट। कब शुरू हुआ था, 1990 के लास्ट में ये लोकप्रिय हुआ था। और किसके लिए इसका यूज होता है, उस गानों को, संगीत को, ठीक है, गानों को ऑडियो में सुनने के लिए। किसके लिए, ऑडियो में सुनने के लिए। ठीक है, ये क्या है, ये है कि परंपरागत रूप में CD के रूप में, है ना, गानों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और उनका क्या किया जाता है, भंडार किया जाता है। क्लियर। और क्या सेकंड क्या था हमारा, सेकंड था हमारा WAV वेव। वेव क्या है, वेव है
एक फाइल एक्सटेंशन वाली क्या है, वेब फॉर्म ऑडियो फाइल है, ये भी ऑडियो फाइल है। वेब फाइल आमतौर पर असंपीड़ित होती हैं लेकिन संपीड़न समर्थित होती हैं, ठीक है। और इसे कहाँ देखा जा सकता है, इसे विंडोज़ कंप्यूटर पर देखा जाता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शिक्षार्थियों में संप्रेषण कौशल के विकास में शामिल हैं। शिक्षार्थियों में संप्रेषण कौशल के विकास में शामिल हैं सूचना का ऊर्ध्वाधर प्रभाव, सेकंड विचारों की प्रतिबंधित अभिव्यक्ति, सी तार्किक वाद विवाद, डी शंकाओं को साझा करना, ई मानव मनोविज्ञान की समझ। विद्यार्थियों को शिक्षार्थियों में, बच्चों में संप्रेषण कौशल के विकास के लिए, उनके कम्युनिकेशन स्किल के डेवलप के लिए, किसके लिए, स्टूडेंट्स में उनके कम्युनिकेशन क्या है, विचारों को आदान प्रदान करना, उनकी स्किल के विकास के लिए क्या क्या शामिल है, सूचना का ऊर्ध्वाधर प्रभाव नहीं, विचारों की प्रतिबंधित अभिव्यक्ति मतलब उनसे मना कर देंगे कि तुम बोलो मत, प्रतिबंधित मतलब उनके मन में जो विचार आ रहे हैं उनसे, उनके विचारों को हम मना कर देंगे कि अपने विचारों को व्यक्त मत करो। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो अपनी बात को कैसे रख पाएंगे, कैसे संप्रेषण कम्युनिकेशन कर पाएंगे। थर्ड क्या है, तार्किक वाद विवाद। अगर बच्चे तार्किक वाद विवाद करेंगे तो कम्युनिकेशन कौशल का विकास होगा, ठीक है। और शंकाओं को साझा करना, उनके मन में जो विचार आ रहे हैं, ठीक है, उन विचारों को अपने सामने वाले के सामने या टीचर के सामने उन्हें अभिव्यक्त करना, मानव मनोविज्ञान की समझ होना। इसमें तीनों ऑप्शन होंगे सी डी ई, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा तीसरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें कथन एक है, एक कक्षा के मध्य में व्यापक अप्रयुक्त क्षेत्र छोड़कर, क्या दे रखा है, एक कक्षा के क्षेत्र में व्यापक अप्रयुक्त क्षेत्र छोड़कर इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में रुचि के सभी क्षेत्रों को रखना अभीष्ट नहीं है। और इसका सेकंड कथन है, अध्ययन के क्षेत्र के निकट, क्या दे रखा है, अध्ययन के क्षेत्र के निकट पुस्तक निधानकों तथा क्रीड़ा उपकरणों को रखना अभीष्ट नहीं है। उपरोक्त कथन के आलोक में, मतलब इस कथन के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो एक कक्षा के मध्य में मतलब एक हमारा क्लासरूम है, उसके आसपास बच्चों की रुचि से संबंधित चीज़ें रखनी चाहिए। ये बात क्या है हमारी, ये बात सही है। बच्चों की रुचि से संबंधित चीज़ें रखेंगे तभी तो उनमें सृजनात्मकता का, तभी तो विकास हो पाएगा कल्पना शक्ति का। क्लियर। सेकंड क्या था, अध्ययन के क्षेत्र के निकट पुस्तक निधान को तथा क्रीड़ा मेज के निकट क्रीड़ा उपकरणों को रखना अभीष्ट नहीं है। ये हमारा आंसर क्या है, ये गलत है, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र के पास हमें क्या रखनी चाहिए, पुस्तक, और क्रीड़ा मेज के निकट क्या रखनी चाहिए, क्रीड़ा उपकरण। और ये बोल रहा है नहीं है, क्या बोल रहा है, नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा थर्ड। पहला कथन हमारा सही है और दूसरा गलत है। क्लियर। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।